तकरीर में उन्होंने पिछली हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद ज़रूर की है, लेकिन वो ये बात भूल गए कि आज 3 साल गुजरने के बाद भी मईशत का हर पैमाना 2018 की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से कम है। कोई पैरामीटर हो, कोई स्टेटिस्टिक हो, किसी हवाले से आज आप मुल्क की मईशत को देखें तो वो 2018 की सतह से कम है। ये आज मुल्क की हकीकत है। तो तकरीर करना बड़ा आसान होता है, झूठ बोलना बड़ा आसान होता है, लेकिन हकाइक बदलते नहीं हैं। आज जो बजट रखा गया है उसकी बुनियाद ही एक झूठ पर है, और वो झूठ है कि हुकूमत की आमदन क्या होगी। हमें बताया गया कि हुकूमत की आमदन 5,829 अरब होगी। ये वही हुकूमत है जिसने आज से 2 साल पहले कहा था कि हुकूमत की आमदन 5,555 अरब होगी और आमदन 4,000 को भी ना पहुंची थी। इस हुकूमत ने इस साल जो आमदन का तखमीना लगाया था 19-20 में, वो 4,963 था, लेकिन आमदन हुई 4,698, यानी 300 अरब कम आमदन हुई। जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, मुल्क में 1,200 अरब के नए टैक्स लगे हैं, और जो मुल्क के अंदर महंगाई हुई है और जो रुपए की कदर में कमी की गई, ये तमाम मिलाकर 2,2100 अरब की आमदन में इजाफ़ा बग़ैर अज़ाफ़ी मेहनत किए हो जाता। लेकिन हकीकत ये है कि 3 साल बाद बावजूद अवाम पर 1,200 अरब के नए टैक्स लगाने के, रुपए की कदर में 35% कमी करने के, और आज 12% महंगाई के बावजूद भी सिर्फ 800 अरब रुपए की इजाफी रकम 3 साल में हासिल की जा चुकी। तो सवाल ये है कि आप जो आज 1150 अरब की इजाफी आमदन का दावा कर रहे हैं, ये आमदन कहाँ से आएगी? ये असल सवाल है। आप जो 24 अरब तमाम बजट का इन्हिसार मुल्क की आमदन को 24% बढ़ाने पे है। आप बजट तकरीर देख लें, उसमें बार बार 24% आमदन बढ़ाई जाएगी। ये दावा वो लोग कर रहे हैं जो 3 साल में मुश्तरका तौर पर 20% भी आमदन ना बढ़ा सके। उनका दावा 1 साल में 24% आमदन बढ़ाने का है। और बात ये सिर्फ यहाँ रुकती नहीं है, बात सिर्फ झूठ पर नहीं रुकती। बात जो अकाउंटिंग का निज़ाम है जिस पर हुकूमत का बजट बनाया जाता है, उस पर भी आज जो तब्दीली की गई जो गैर कानूनी है, उसको भी बजट का हिस्सा बनाया गया। बजट में ये बताया गया है कि प्राइवेटाइजेशन से 252 अरब की प्रोसीड्स हासिल होगी प्राइवेटाइजेशन से। प्राइवेटाइजेशन क्या होती है? मैं अपना सासा बेचूंगा और
वो रकम मुझे मिलेगी। ये आपकी इनकम नहीं होती, असासे बेचकर इनकम हासिल नहीं की जा सकती। ये अकाउंटिंग का मुरवजा असूल है। और सबसे अहम बात यह है कि ये कौन से असासे बेचने की बात हो रही है। ये उन 2 पावर प्लांट्स को बेचने की बात हो रही है जिनको नवाज शरीफ ने लगाया था। ये 250 अरब जिसको आमदन में शामिल किया जा रहा है, जो कि आमदन नहीं है, ये नवाज शरीफ का तोहफा है। तो अब 1138 में से 250 तो निकल गए, अब पीछे रह गए 900 कि 900 की आमदन बढ़नी है। ये 900 की आमदन, इसके अंदर 570 अरब का प्रोविंशियल सरप्लस शामिल है कि सूबे पूरा खर्च नहीं करेंगे, 570 अरब की बचत हो जाएगी। यही वज़ीर ख़जाना फरमा रहे हैं कि ग्रोथ का बजट है। तो सूबे कहाँ से पैसे देंगे डेवलपमेंट को कम करके, तो फिर ग्रोथ कहाँ से होगी। पिछले साल ये जो सरप्लस है, जो प्रोविंशियल था, ये 240 अरब था, इस दफ़ा 570 अरब ये यहाँ से भी आमदन हासिल हो रही है। तो बात ये है कि क्या आप आज सूबों के तरक्याती बजट को कम करके इस बात के इन्हिसार कर रहे हैं कि हम कर्ज़े मज़ीद नहीं लेंगे। ये आपकी पॉलिसी है, ये आपकी स्ट्रेटजी है कि आज वफाक इस बात पर इन्हिसार कर रहा है कि सूबे अपना काम नहीं करेंगे और हमें फ़ायदा पहुंच जाएगा। फिर बार बार कहा जाता है जी नए टैक्स नहीं लगेंगे, नए टैक्स नहीं लगेंगे। ज़रा अवाम को बता दें यार, आप नए टैक्स लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। ये बुनियादी सवाल है कि क्या आप इस बजट में नए टैक्स लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। जो दस्तावेज़ सामने आई हैं उनके हिसाब से कम से कम 383 अरब रुपए के नए टैक्सेस हैं। 383 अरब के नए टैक्सेस हैं और उस पर सितम ये है कि 265 इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। 383 अरब के नए टैक्सेस हैं जिसमें से 265 इनडायरेक्ट टैक्सेशन से हासिल किए जाएंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेशन का मतलब है कि बोझ गरीब आवाम बर्दाश्त करेंगे। ये सारे बजट की हकीकत है कि 250 अरब नवाज शरीफ का तोहफा, 570 अरब सूबों की तरक्याती बजट में कमी और 383 के नए टैक्स। यानी आपकी आमदन पिछले साल से बढ़ नहीं रही। आपने सिर्फ इन नंबरों की हेरा फेरी से आप इस मुल्क के अवाम को धोखा देना चाहते हैं। आप मुल्क के अवाम को धोखा नहीं दे रहे, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये जो 3 साल से आप झूठ पे झूठ बोले जाते हैं, आज भी उसका तसलसल है। नए टैक्सेस किस पर लग रहे हैं। खाम तेल जो मुल्क में पेट्रोल डीजल बनाने के काम आता है, जिससे मुल्क के पावर प्लांट चलते हैं, LNG और RLNG जो एक ज़माने में गाली समझी जाती थी, आज पता चला है कि सैकड़ों अरब का कैश फ़ायदा LNG हर साल पाकिस्तान को देता है। हम केस भुगत रहे, हम भुगत लेंगे, आप अपना झूठ तो मान लें। इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म से लेकर उसके आखिरी इंपोर्ट किए हुए बशीर तक ये कहते रहे कि जी मुल्क में LNG से बड़ा जुल्म कोई नहीं हुआ। आज पता चला है कि LNG से ज़्यादा फ़ायदा किसी चीज़ से नहीं है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट कह रही है। तो उस पर भी 17% का सेल्स टैक्स लगा दिया गया। टेलीफोन और SMS पर और इंटरनेट पर इजाफी टैक्स लगाया गया। अब
वज़ीर साहब तो नहीं कहते, दूसरे वज़ीर कहते हैं जी वो हमने इंटरनेट से टैक्स हटा लिया। भाई आपने लगाया था या नहीं लगाया था? अब कुछ खबरें हैं कि ये फ़ोन पर भी नहीं लगाएंगे, वरना 1 रुपया फ़ी फ़ोन कॉल भी नया टैक्स है, 10 पैसे SMS पर है। यानी गरीब आदमी अब ना टेलीफोन कर सके ना टेक्स्ट कर सके। तो अब कुछ वज़ीरों ने ये भी कहना शुरू किया ये भी टैक्स हटा देंगे, तो फिर आपकी आमदन कहाँ जाएगी जिस पर आपने इन्हिसार किया था इन टैक्सेशन के ज़रिए? पेट्रोल और डीजल की कीमत में कम से कम 30 रुपये का इजाफा करेंगे तो टैक्स की मद में जो रकम रखी है वो पूरी होगी। इसका जवाब देने वाला कोई है? मशीनरी की इंपोर्ट पर बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं, एक्सपोर्ट की बात करते हैं, मुल्क की तरक्की की। ये बात करने वाले लोग मशीनरी पर 17% का टैक्स लगा दिया गया। यानी आपने इंडस्ट्री लगानी है तो 17% का टैक्स आपको इजाफी अदा करना पड़ेगा। इससे मुल्क में ग्रोथ आएगी। इसका मकसद क्या है? ये 17% क्या है? 17% ये है कि आपने अगले 3-4 साल में जो टैक्स देना था वो आप उस वक़्त अदा ना करें, हमें आज अदा कर दें कि हमने अपने टैक्स के अहदाफ पूरे करने हैं, अगली हुकूमतें जाने, हमें तो वापस आना नहीं है। तो हम बजाय अगले 3 साल टैक्स लेने के आपकी जेब आज काट लेंगे। इससे मुल्क के अंदर ग्रोथ आएगी, इंडस्ट्री बढ़ेगी, रोज़गार बढ़ेगा। ये आज इस सारे निज़ाम की हकीकत है। हाँ। आपने बार बार सुना होगा एक्सपोर्ट्स बड़े बढ़ गए हैं, एक्सपोर्ट बढ़ गया। वज़ीर ख़ज़ाना कुछ कहता है, दूसरे वज़ीर कुछ कहते हैं, जो तिजारत के वज़ीर हैं वो कहते हैं कोई एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी है। और ये हकीकत है। 2020-21 की एक्सपोर्ट 2018 की एक्सपोर्ट से कम है। 3 साल इस हुकूमत के गुजरने के बाद, डॉलर को 35% कम करने के बाद आपकी एक्सपोर्ट में 1 पैसे का इजाफा नहीं हुआ। ये आपकी कारकर्दगी है। वज़ीर ख़ज़ाना आगे, वज़ीर तिजारत आगे बताएं ना कि 2018 में क्या एक्सपोर्ट थी और आज 2021 में क्या एक्सपोर्ट आई है। हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। मैं बार बार कहता हूँ ये पाकिस्तान की तारीख़ की पहली हुकूमत है जिसको झूठ बोलने में कोई शर्म नहीं है। जो झूठ मर्जी बोल दे, वज़ीर-ए-आज़म झूठ बोलता है, वज़ीर झूठ बोलते हैं, बशीर झूठ बोलते हैं, कौमी असम्बली के फ्लोर पर आकर झूठ बोलते हैं, कोई शर्म महसूस नहीं करते, कोई आर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन झूठ पर मुल्क नहीं चलते, झूठ से गरीब का पेट नहीं भरता, झूठ से मुल्क के मसाइल नहीं हल होते। हमें बड़ा बताया जाता है जी वो ट्रेड डेफिसिट बड़ा कम हो गया। इस साल ट्रेड डेफिसिट क्या है ज़रा ये बता देना। जब मुल्क के अंदर ग्रोथ हो रही थी, सीपैक चल रहा था, 6% के करीब ग्रोथ थी, 35 अरब का ट्रेड डेफिसिट था। इस साल 30 अरब का है, मुल्क में हुआ ही कुछ नहीं है। तो जब मुल्क तरक्की कर रहा हो ट्रेड डेफिसिट होते हैं। आज आपके पास क्या कसूर है ट्रेड डेफिसिट का? फिर वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि पाकिस्तान में बम्पर क्रॉप हुए, फसल बहुत ज़्यादा हो गई है, एग्रीकल्चर ने बहुत तरक्की कर ली है। बम्पर क्रॉप का लफ्ज़ 4 दफ़ा लिखा हुआ है, लेकिन साथ साथ ये भी लिखा है कि
पाकिस्तान में सोना उगलती ज़मीनों के बावजूद हम आज नेट इंपोर्टर ऑफ फूड हैं। यानी हम मुल्क के अंदर खुर्द नोश की अशिया दरामद करते हैं, एक्सपोर्ट नहीं करते। तो ये कौन से बम्पर क्रॉप है? कॉटन 12 मिलियन बेल से 7 मिलियन बेल पे आ गई है। ये आपको वज़ीर ख़जाना नहीं बताएंगे, ये आपको मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं बताएगा। जो मुल्क 15 मिलियन बेल तक प्रोड्यूस कर चुका था, 18 में 12 मिलियन बेल प्रोड्यूस किए, आज वो 7 मिलियन बेल पे कैसे पहुंचा है? ये बम्पर क्रॉप है। हमने 25 मिलियन टन वीट ग्रो की थी और एक्सपोर्ट की थी। 25 मिलियन टन, 2.5 करोड़ टन वीट प्रोड्यूस की, एक्सपोर्ट की। आज 27 मिलियन टन के दावे हैं और पाकिस्तान गंदम इंपोर्ट कर रहा है। हकीकत क्या है ये अल्लाह ही जानता है, लेकिन हकीकत ये है कि इस मुल्क के अवाम आज भी 80-85 रुपये किलो आटा ख़रीद रहे हैं। वो आटा जो 2018 में 35 रुपये का था, आज 80 रुपये से ऊपर है। ये आपका बम्पर क्रॉप है, ये आपकी हुकूमत की कामयाबी है। अब महंगाई की बात करते हैं। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, जिसको हम SPI कहते हैं, वो चीज़ें जो बराह रास्त गरीब आदमी को इफेक्ट करती हैं, 13% इजाफा, 13%। जो खुर्द-नोश की अशिया हैं, फूड इन्फ्लेशन 15% से ज़्यादा। इन दोनों चीज़ों का जिक्र आप वज़ीर ख़जाना की तकरीर में नहीं देखेंगे और फ़र्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि अगली दफ़ा कोई और वज़ीर ख़जाना होगा, चौथा है पांचवा आ जाएगा, वो नई बातें शुरू कर देगा। ये आज इस मुल्क की हकीकत है कि वो इन्फ्लेशन जो 4% से कम होती थी, वो फूड इन्फ्लेशन जो 2% से कम होती थी, फूड इन्फ्लेशन खुर्द-नोश की अशिया 15% बढ़ चुकी हैं। आज हम 2 वक्त की रोटी की बात करते थे, आज गरीब आदमी 1 वक्त की रोटी के लिए मजबूर है। ये इस मुल्क की हकीकत है। आप पढ़े नज़र आके वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वाले क्या कहते हैं, वर्ल्ड बैंक वाले क्या कहते हैं पाकिस्तान के बारे में, कि जो फूड की कंजम्पशन है वो कहाँ पहुँच गई है। आपको वज़ीर ख़जाना ने ये बताया अपनी तकरीर में कि 2 करोड़ लोग सतह गुर्बत से नीचे आ गए इस हुकूमत के दौर में। 3 साल में 2 करोड़ लोग सतह गुर्बत से नीचे आए हैं। आज सरकारी मुलाजिम जिसको आपने 13% और 15% फूड इन्फ्लेशन के दौरान मजमूई तौर पर 10% इजाफा दिया है 3 साल में, आज सरकारी मुलाजमों की बड़ी तादाद सतह गुर्बत से नीचे है। इस बात का एहसास वज़ीर आज़म साहब या उनके वज़ीर ख़जाना को है, उनको परवाह है इस बात की। हमें बजट में कहीं दिखाएं ना, आपने कीमतों को कम करने का कोई निज़ाम बनाया है, कोई स्ट्रेटजी है आपके पास कि हम किस तरह बिजली के बिल कम करेंगे, किस तरह गैस के बिल कम करेंगे, किस तरह आटे की कीमत कम करेंगे, किस तरह चीनी की कीमत कम करेंगे। और चीनी पर तो टैक्स लग गया। वो हुकूमत जिसने 53 रुपये की चीनी 120 पे कर दी थी, आज सिर्फ उस पर भी उसने समझा कि ये काफ़ी नहीं है, ये मुल्क के अवाम के साथ जुल्म काफ़ी नहीं है, इस पर भी मज़ीद टैक्स लगा दो। और तवक्को ये है कि 5 से 10 रुपये चीनी की कीमत और बढ़ जाएगी हुकूमती टैक्स की वजह से। और सिर्फ बात यहाँ नहीं रुकी, जो दूध है,
दूध का पाउडर है, इस पर भी टैक्स लग गया है। मुल्क में दूध भी महंगा होगा, दूध से बनने वाली हर चीज़ महंगी होगी, बच्चों के दूध महंगे होंगे, बच्चों की खुराक महंगी होगी। किस लिए? कि वज़ीर ख़जाना अपना हदफ पूरा कर सके। आज आप अवाम के पेट काट कर एक जैली हदफ को पूरा करना चाहते हैं। ये दो 2018 में घी अब सारे इस्तेमाल करते हैं। मेरा कोई घर पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जो घी इस्तेमाल नहीं करता। 2018 में 1 किलो घी पर 21 रुपये का टैक्स था। 2018 में 21 रुपये था, आज इमरान खान के नए पाकिस्तान में रियासत मदीना में 51 रुपये है। ये 30 इजाफी रुपये किलो हर पाकिस्तानी अदा कर रहा है, इमरान खान को, उसके वज़ीर ख़जाना को। ये बात लिखी है बजट की तकरीर में। अवाम को बताएं ना ज़रा कि आप इस मुल्क के अवाम के साथ क्या कर रहे हैं। ये आज इस मुल्क के तल्ख हक़ाइक़ हैं, बदकिस्मती है। और फ़ायदा किसको दिया जा रहा है? बजट में कुछ लोगों को फ़ायदे भी हैं। फ़ायदा किसको है? फ़ायदा कंस्ट्रक्शन माफिया को। एक ओपन एंडेड एमनेस्टी स्कीम है। आप इस मुल्क में डाका डालें, करप्शन करें, टैक्स ना अदा करें, आपके पास हमने एक जगह मुहैया कर दी है पैसा लगाने की, जहाँ कोई पूछ गूछ नहीं होगी। वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, जो चीज़ मर्जी खरीद लें। ना सिर्फ आपको एमनेस्टी है, जो आगे खरीदेगा उसको भी एमनेस्टी है। और इस एमनेस्टी को बढ़ाने की बातें हो रही हैं। इसका असर क्या हुआ है कि काले धन वाले लोग तो आज मकान खरीद रहे हैं अपने धन को सफ़ेद करने के लिए, लेकिन वो गरीब आदमी जो टैक्स अदा करता है वो आज घर अफोर्ड नहीं कर सकता। अब सब हज़रात बैठे हैं, क्या मकानों की कीमतें पहुंच से बाहर नहीं होंगी? जब काला धन इस काम में आएगा, फिर जो इस मुल्क के वो लोग जो टैक्स अदा करते हैं, जो हकीकी तौर पर जिनको ज़रूरत है मकानात की, जिनके बारे में आपने कहा था कि 50 लाख मकान दूंगा, आज वो मकान लेने से कासिर हैं। ये आज हकीकत है इस बजट की। फिर स्टॉक की बात करें, ये बजट है, इसको हम ATM बजट कहते हैं। ये ATMs को फ़ायदा देने वाला बजट है। जो इस हुकूमत ने ATM रखे जिनके खर्चात पूरे करते हैं, जो कभी दवाइयाँ चोरी करके भाग जाते हैं, कभी चीनी का डाका डालते हैं, कभी गंदम का डाका डालते हैं। तो अब जो कैपिटल गेन टैक्स था स्टॉक ट्रेडिंग पर, क्योंकि ये गरीब आदमी का मसला है, गरीब आदमी इसमें स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, उनका टैक्स हमने कम कर दिया है। ये दोस्तों यारों का बजट है, ये ATM बजट है। इसका मकसद उन लोगों को फ़ायदा देना है, गरीब अवाम की कीमत पर, जो इस हुकूमत को पैसे लगाते हैं। ये आज इस बजट की हकीकत है। इसका जवाब देना, कौन से गरीब आदमी को फ़ायदा होगा अगर स्टॉक ट्रेडिंग पर कैपिटल गेन टैक्स रिड्यूस कर दिया जाए? कैसे चीनी की कीमत में कमी होगी, आटे की कीमत में कमी होगी, बिजली के नीचे जाएंगे,
गैस के निर्ख नीचे जाएंगे, महंगाई में कमी होगी। इसका जवाब दें ना वज़ीर आज़म और इसके वज़ीर। अब यहाँ चंद इदाद शुमार, क्योंकि इदाद शुमार की बड़ी आजकल एक फैशन है, हर किस्म के इदाद शुमार, यहाँ से इदाद शुमार, यहाँ से इदाद शुमार। वज़ीर ख़ज़ाना साहब हैं, 2 महीने पहले उन्होंने कहा था तो इस हुकूमत ने तबाही फेर दी है। यही वज़ीर ख़ज़ाना 2 महीने पहले टेलीविज़न पर कह चुके हैं कि इस हुकूमत ने मुल्क की मईशत की तबाही फेर दी है। ये पहली और आखिरी सच्ची बात उन्होंने की थी। उसके बाद जब नौकरी मिल गई तो फिर बजट तकरीर कर दी, फिर कहते पिछली हुकूमतें कर गई थी। तो पिछली हुकूमतों में आपका 1.5 साल का अरसा भी था जिसमें आप वज़ीर ख़ज़ाना थे, जब आपने यही बजट तकरीर की थी। तो बता दें ये कौन से शौकत तरीन साहब पे यकीन करें। हकीकत मुल्क की क्या है? GDP की बात है। GDP कि मुल्क क्या हुजम है उसकी आमदन का। 2018 में ये डॉलरों में गिना जाता है। 2018 में 313 अरब डॉलर की GDP पाकिस्तान की थी, 313 अरब डॉलर की। नए पाकिस्तान के इमरान खान के 4 वज़ीर ख़ज़ाना के बाद आज GDP 296 अरब डॉलर है। ये मैं नहीं कह रहा, हुकूमत के इदाद शुमार है, ये इस बजट का हिस्सा है। यानी 17 अरब डॉलर GDP 3 साल गुजरने के बाद कम हो गई। अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रहती, उसी शरह पर ग्रोथ होती, जो कि उस शरह से ज़्यादा इंशाल्लाह ग्रोथ होती जो 2018 में थी, आज मुल्क की GDP 370 अरब से ज़्यादा होती। यानी जहाँ पर आज है 296, 370, 30 जून को मुल्क की GDP 370 अरब से ज़्यादा डॉलर से ज़्यादा होती। यानी 74 अरब डॉलर का नुकसान इमरान खान इस मुल्क के अवाम का कर चुका है। आज पाकिस्तान 25% ज़्यादा अमीर होता। ये इस मुल्क की बुनियादी हकीकत है। जुटला दे कोई वज़ीर, मेरा चैलेंज है, कोई वज़ीर जुटला दे, कह दे गलत है, वज़ीर-ए-आज़म असेंबली में आके कह दे गलत बात है। मुल्क के बात करते हैं और मुझे अफसोस इस बात का है कि वज़ीर ख़ज़ाना बात कर रहा है कि जी वो जो खसारे थे बहुत ज़्यादा थे। नून लीग के 5 साल का खसारा 7,500 अरब था, इनके 3 साल का खसारा 10,000 अरब से ज़्यादा हो चुका है। तो वज़ीर ख़ज़ाना साहब को शायद मालूम होगा कि 10,000 अरब ज़्यादा होता है या 7,500 अरब ज़्यादा होता है। 3 साल में, और 7,500 अरब 5 साल में और 10,000 अरब 3 साल में। ये बैंकर हैं वज़ीर ख़ज़ाना साहब, इतना हिसाब तो लगा लेंगे। फिर कर्ज़े की बात शुरू हो जाती है, कर्ज़े की बात शुरू हो जाती है। कर्ज़े बड़े बढ़ गए। वज़ीर ख़ज़ाना कौमी असम्बली में उठकर कहता है कि मुल्क की सबसे बड़ा मसला साबका हुकूमत ने ये किया था कि कर्ज़े बढ़ा दिए थे। हमारे जो कर्ज़ा डेट और लाइबिलिटीज़ इकट्ठा था मुल्क का, जिस पर नंबर को गिना जाता है, 29,000 अरब का था 2018 में, आज 45,000 अरब पे है। यानी जब से पाकिस्तान बना था 29,000 अरब का कर्ज़ा लिया गया, इस हुकूमत ने 15,000 अरब से ज़्यादा इजाफा कर दिया 3 साल में।
ये भी अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो सारा साहब कह दें नहीं ये गलत बात है। सिर्फ 3 साल में जितना पाकिस्तान ने 70 साल में कर्जा लिया था उसके आधे से ज़्यादा आपने 3 साल में ले लिया। हमारी हुकूमत जब जा रही थी 31 मई को, हमने फिर भी एक बजट पेश किया मुफ्ती इस्माइल साहब ने। उसकी एक वजह थी कि हम बताना चाहते थे कि पाकिस्तान के अवाम के पाकिस्तान कहाँ पर है। उस बजट में जो सूद की रकम थी वो 1500 अरब थी, आज सूद की रकम 3000 अरब है। यानी हम जो अपने तमाम कर्ज़े जो हमने लिए थे पाकिस्तान बनने से 70 साल में पाकिस्तान ने जो कर्ज़े लिए थे उन पर सूद 1500 अरब था। वो चले हमारे ज़िम्मे है, हम कबूल करते हैं। आज सूद की रकम 3000 अरब कैसे है? अगर ये 1500 अरब की रकम आप पाकिस्तान के अवाम पर ख़र्च करते, आज गरीबों पर ख़र्च करते, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ख़र्च करते, आज पाकिस्तान आगे बढ़ रहा होता, मुल्क के लोग तकलीफ़ में ना होते। ये चंद हक़ाइक़ बहुत ज़रूरी था कि आपके सामने रखे जाएं। बातें बहुत सी हैं, बातें इतनी ज़्यादा हैं कि करें तो वक्त इतना नहीं है। 50 लाख आदमी बेरोज़गार किया गया। ये करोड़ों के रोज़गार देने वालों ने 3 साल में इस मुल्क में 50 लाख आदमी को बेरोज़गार कर दिया। इसका जवाब देने वाला कोई है? ये बजट की तजावीज़ में कि लिखा हुआ है कि रोज़गार कौन मुहैया करेगा? रोज़गार झूठ बोलकर मुहैया होंगे। रोज़गार इदाद व शुमार को तोड़ मड़ोड़ कर और झूठ बोलकर आप रोज़गार मुहैया करेंगे, आप मुल्क को तरक्की देंगे। ये चंद हक़ाइक़ जो हैं वो कह दिया जो आपके सामने रखना था। बातें बहुत सी होंगी। कल शहबाज शरीफ साहब कौमी असम्बली में ख़िताब करेंगे, वो बड़ी तफसील से हक़ाइक़ अवाम के सामने रखेंगे। और हमने 5 साल हुकूमत की है, एक झूठ एक गलत बयानी उस हुकूमत की बता दें। जहाँ करप्शन की बातें होती हैं, मैं आज भी चैलेंज करता हूँ 5 साल की हुकूमत का एक करप्शन का स्कैंडल ले आए, मैं जवाब दे हूँ। यही टीवी कैमरे लगाएं, ये जो इम्पोर्टेड मशीर है बिठाएं, इनको इल्ज़ाम लगाएं कौन सी करप्शन हुई है। मैं इल्ज़ाम लगाता हूँ दवाइयों के सौदे करने वाला कौन था? क्यों 500% तक दवाइयाँ इस मुल्क में बढ़ी हैं इस हुकूमत में? 500%। वो वज़ीर किधर है? उस पर नायब का मुकदमा बना। वो ECC का चेयरमैन किधर है जिसने मुल्क में चीनी ना होने के बावजूद 11 लाख टन एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी और चीनी की कीमत 53 रुपये से 120 पे पहुंच गई और तमाशा देखते रहे? वो वज़ीर-ए-आज़म किधर है जिसकी काबीना की टेबल पर बैठे हुए 40% चीनी के मालिकान ने उसी एक्सपोर्ट की इजाज़त दी जिससे आज मुल्क में चीनी 120 रुपये पे है? वो काबीना के मेंबरान वज़ीर-ए-आज़म कहाँ पर है? उन पर नायब का केस क्यों नहीं बने? कमीशन पे कमीशन ज़रूर बनते हैं, और जब कमीशन की रिपोर्ट पर तफ्तीश होती है तो अफसरों को बदल दिया जाता है। कहाँ गया FIA का डायरेक्टर? किसको NRO दिया आपने? थोड़ा बताएं ना अवाम को। 650 अरब पाकिस्तान के अवाम चीनी की मद में जेब से अदा कर चुके हैं। किसकी जिम्मेदारी है? ये रिंग रोड के स्कैंडल, ब्रॉडशीट के स्कैंडल, पेट्रोलियम के स्कैंडल, LNG, ये मुल्क के अंदर पेट्रोल ख़त्म होगा, पता नहीं लगा किसने किया।
दुनिया में LNG रुलती रही, $4 की मिल रही थी, 3-3 साल के सौदे थे, $3 अरब पाकिस्तान का बचता। लेकिन नहीं, क्योंकि हमने कमीशन लेनी थी, हमने डीजल पर बिजली बनाई। सऊदी अरब डीजल पर बिजली नहीं बनाता, पाकिस्तान ने बनाई। ख़त्म कर दिया था कि फर्नेस ऑयल पाकिस्तान से फर्नेस ऑयल फिर इंपोर्ट किया गया। आज जो बिजली बन रही है, आज मुल्क में शॉर्टेज है या नहीं है? कहाँ गए वो वजीर जो कहते थे बिजली बड़ी ज़्यादा लग गई है, बड़ा जुल्म हो गया मुल्क के साथ। और इस वज़ीर ख़जाना को भी शर्म नहीं आई, वही बात लिख दी अपने बजट तकरीर में। जिस दिन मुल्क के अंदर 6 से 10 घंटे लोड शेडिंग हो रही हो, वज़ीर ख़जाना को ये पता ना हो कि मुल्क में बिजली की शॉर्टेज है, और उस वज़ीर ख़जाना को ये भी मालूम होना चाहिए कि जब उसने बजट पेश किया उस दिन हाइडल के अलावा जो मुल्क में बिजली बन रही थी 70% नवाज शरीफ की लगाई हुई बिजली थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लगाई हुई बिजली थी। अगर उनको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, मेरे पास डेटा है, उस दिन की बात कर रहा हूँ। अगर नवाज शरीफ बिजली ना लगाता 16 घंटे की लोड शेडिंग मुल्क में होती। तो मुल्क के हकायक बड़े मुख्तलिफ हैं जो कि हमारे हुक्मरान बयान करते हैं, जो उनकी समझ या सोच यहीं तक महदूद है। ये हकायक आपके सामने रखें, कोई सवाल जवाब। जी 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 आइए जी अपोजिशन तो इस वक्त मुंतशिर है, हुकूमत ने बजट पेश कर दिया, अब कभी असम्बली में इसे हुकूमत ने मंजूर भी कराना है। ऐसी सूरत में हुकूमत के लिए आप समझते हैं कोई डिफिकल्टी होगी बजट पेश पास कराने में? बिल्कुल डिफ़िकल्टी होगी, पाकिस्तान के अवाम जूतियाँ मारेंगे। खुर्शीद भाई आप इस तरफ बता रहे हैं कि मईशत तबाह हो गई, जबकि JP मॉर्गन का ये कहना है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की जाए, तो उस वजह से क्या मामला? JP मॉर्गन करे ना इन्वेस्टमेंट, मैंने तो हकायक आपके सामने रख दिए हैं। मैंने तो JP मॉर्गन की इन्वेस्टमेंट नहीं देखी यहाँ पर। बता दें कहाँ इन्वेस्टमेंट हुई है। जहाँ पर मशीनरी की इंपोर्ट पर आप 17% टैक्स लगा कर भत्ता वसूल करेंगे अगली हुकूमतों की जगह, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी। जी के मामले पर एक पेज पर थे, कि आपके सियासी इख्तिलाफात हैं तहरीक इंसाफ के साथ, लेकिन आप लोग एक पेज पर थे कि कराची की डेवलपमेंट और सिंध की डेवलपमेंट के लिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत का एतबार नहीं किया गया। क्या कहेंगे आप? कराची की जी साबिक वज़ीर-ए-आज़म को आपका बहुत शुक्रिया। वफाक NFC अवार्ड के तहत पैसे देता है सूबे को। 2013 से 2018 तक हमारी हुकूमत ने उस पैसे को डबल किया। हमने पैसे सूबे के हवाले कर दिए, डेवलपमेंट करें। उसके बावजूद हमने कराची और सिंध के लिए प्रोजेक्ट दिए अपने पैसों से, जो कि हम पे लाजमी नहीं था। सबसे बढ़कर हमने इस शहर को अमन अमान दिया। ये अमन अमान मुफ्त नहीं आता, सैकड़ों अरब रुपया खर्च हुआ। हमने मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा किया, ये हज़ारों अरब के खर्चे हैं। हमने यहाँ पर ग्रीन लाइन दी, हमने अस्पताल दिए, K4 दिया, ये सब पैसे हमने दिए। आज की हुकूमत भी दे, ये अजाफी रकम होती है। हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि हमने NFC अवार्ड के ज़रिए सूबों की आमदन को 2 गुना कर दिया। सूबों के अंदर डेवलपमेंट होनी चाहिए। देखिए, लाने वाले तैयारियां कर रहे हैं तो फिर लाने वाले भुगतेंगे। इस मुल्क के अवाम का क्या कसूर है? मैंने तो आपके सामने बात रख दी है कि आज 3 साल मुल्क के गुजर गए हैं, हर पैमाने पर मईशत के पैमाने में कमी आई है। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि हर साल हमारा मुल्क तरक्की करता था। ये 3 साल गुजर गए हैं, मुल्क 3 साल पहले के मुकाबले में कम हुआ है हर पैमाने पर। अब GDP देख लेना, बाकी सब छोड़ दें।
ये बदनसीबी है मुल्क की। तो ये लाने वालों और ले जाने वालों और रखने वालों का खेल अब मुल्क में ख़त्म होना चाहिए। जी भाई जी बताइएगा कि आप पीआईए के साबिक चेयरमैन भी रह चुके हैं, इसके अलावा वादी वकील हैं, तो पीआईए की ना सूरत आपके दौर में तब्दील हुई, ये हुकूमत आई तो पीआईए के साथ जो है तजर्बात किए जाते रहे। आप हम इस स्टेज पे पहुँच चुके हैं कि यूरोप का हमारा ऑपरेशन जो है मुकम्मल तौर पर सस्पेंड हो चुका है। यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी जो एजेंसी है उसमें जो है पीआईए के ऊपर अदम एतमाद का इज़हार कर दिया है और वज़ीर मौसूफ ने पीआईए के तमाम पायलट्स को जो है उन्होंने 270 से ज़ायद उनको जो है जाली करार दे दिया है। तो आपके दौर में भी यही सूरत हाल थी, तो इसमें बेहतरी कब आएगी? हमारे दौर में सूरत हाल थी उसका ऐसे मुआवजा कर लें, वो भी अच्छी सूरत हाल नहीं थी। बात यह है, एक बुनियादी सवाल का जवाब देना है कि अगर आप मुल्क में सीमेंट नहीं बना सकते, वो बिक गया, बैंक बिक गए, फर्टिलाइज़र बिक गया, कारें बिक गई। इस मुल्क में 370 कराची में रहनुमा नून लीग शाहिद खाकन अब्बासी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और अब आपको बताएं, सुपर हाईवे कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी